जो बच्चे हैं छोटे शहरों के, गांव के, वो जो इनिशियल दौर में अच्छा नहीं कर पाते, उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ आपको बहुत सारे मौके देता है, आप उन मौक़ों का इंतज़ार कीजिए और फिर लगे रहिए, चरे वहती आप चलते रहिए और आपके किस्मत में जो कुछ भी है वो आपको जरूर मिलेगा। बट आपको कर्म करते रहना है, आपको मेहनत करते रहना है। तो ये हमने अपने जीवन से सीखा है। कर्म की हमेशा ही प्रधानता रही। मतलब हमारे हॉस्टल में पानी का इशू है, उसके बारे में आवाज नहीं उठाते हैं। ईरान इराक में वॉर हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। शहर का डॉक्टर मान लो अगर सप्ताह में 1 घंटा के लिए अपने बिल्कुल बगल वाले सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों को अगर बायोलॉजी पढ़ा दे, उससे अच्छा बायोलॉजी उसका जो भी टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो पूरक कर देंगे, वो कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। आज जीविका से लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं डायरेक्ट रूप से फायदा उठा रही हैं। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में बहुत मुद्दा गर्म कर रखा उन्होंने कि वोट चोरी का। आपके हिसाब से ये सही है, गलत है, क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? जितने प्रोजेक्ट्स आपने बताए अभी, वो सारे प्रोजेक्ट्स नीतीश जी ने पहले के हैं सारे प्रोजेक्ट्स। अभी बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे सामने आए और बहुत सारी बातें ऐसे आ रही है मार्केट में जहाँ ये कहा जा रहा है कि उनकी दिमागी हालत बहुत अच्छी नहीं चल रही। तो ऐसे कंडीशन में आपके हिसाब से उनके फैसले कौन ले रहे हैं? जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिससे वजह से लगता है कि चुनाव को जीतने और हारने में इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो मुद्दा कौन सा है? इलेक्शन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज द सुमित शो में। आज हम आपको फिर से एक नए शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाएंगे। द सुमित शो का मोटो भी यही है कि हम अलग अलग पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएं, अलग अलग चीज़ों के बारे में नई जानकारियाँ, नया दृष्टिकोण हम आपको दें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकें। तो हमारे पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट को के चैनल को द सुमित शो को सब्सक्राइब करें और उसको देखते रहें और लोगों को शेयर करते रहें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आप क्यों देखें। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और बहुत ज़्यादा अभाव के साथ अगर हमें पढ़ाई करने का मौका मिला है और वैसी स्थिति में हम जी रहे हैं, तो उसमें एक्सेल करके हम कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसको समझना चाहते हैं, उस स्ट्रगल को समझना चाहते हैं, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अगर हम कुछ बन जाते हैं आज और उसके बाद हम अपने समाज को कुछ वापस करना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती है जिससे हम जो हम जानते हैं और जो हम प्राप्त कर चुके हैं वो अपने समाज को वापस देना चाहें तो हम कैसे करेंगे, ये समझना चाहते हैं, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्टेट में उसकी शिक्षा व्यवस्था पे काम करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी स्टेट में उन गरीब लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, राजनीति में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, राजनीति के साथ, पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व होकर आप इस काम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ समझना है। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर संजय कुमार सिंह से, जो बिहार के एक छोटे से शहर कटिहार में पैदा हुए। वहाँ पे सरकारी स्कूलों में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी, जो फर्स्ट एजुकेशन था स्कूलिंग उन्होंने वहाँ से किया। उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आए और वहाँ पे आकर के उन्होंने ग्रेजुएशन किया, MA किया। फिर वो JNU में आए, उनकी जर्नी JNU तक पहुँची और वहाँ पे उन्होंने MPhil किया और PhD किया। फिर वो USA गए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी अगली पढ़ाई करी, जहाँ पे और आगे बढ़ने के बाद वो इंडिया में नेशनल लेवल पे उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी संभाला, एक लीडरशिप रोल को अपना पूरा किया वहाँ पे। और उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। सो वो आज JDU में नेशनल कन्वेनर है इंटेलेक्चुअल सेल के। तो ज़्यादा मैं उनके बारे में अब क्या ही बताऊं, चलिए उनसे ही डायरेक्टली बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में उनसे समझते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपके शो में बुलाने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके माध्यम से आज आपके दर्शकों के बीच जुड़ पा रहा हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय निकालने के लिए, हमारे लिए, हमारे पॉडकास्ट के लिए और दर्शकों के लिए। तो अब आपसे ही हम सुनना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बताइए। तो जैसा कि आपने बताया, मेरा जन्म कटिहार में हुआ था और बहुत ही रोचक रहा बचपन जो है वो। रोचक इस तरीके से रहा कि कटिहार एक छोटा सा शहर है, तो जब आप छोटे जगह में पैदा होते हो तो उसके एडवांटेजेस भी हैं
और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि आप छोटे जगह में सबको जानते हो, एक दूसरे को सब पहचानते हैं, और खेलने कूदने का बहुत अवसर था वहाँ पर, बहुत ही फ्री लाइफ था। बट डिसएडवांटेज ये था कि वहाँ से दुनिया को देखना बड़ा मुश्किल था कि दुनिया कैसी दिखती है कटिहार में बैठ के। और उस समय में, उस ज़माने में जब टेलीविज़न शुरू ही हुआ था और बहुत पैसे वालों के घर में ही टेलीविज़न हुआ करता था, टेलीफोन भी सबके घर में नहीं होता था, तो जब आप दुनिया से कनेक्टेड नहीं थे, और आज के समय में जब आप डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से आप पूरे वर्ल्ड को जान रहे हो, तो बड़ा ही डिफरेंट वर्ल्ड था हमारे लिए। और तो ये डिसएडवांटेजेस थे, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि कटिहार के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम छुट्टियों में, गर्मी छुट्टी में अपने दादी के पास जाते थे गांव में, और वहाँ एंजॉय करते थे। और बहुत हुआ तो कभी पटना चले गए। तो मतलब जब आप छोटे जगह में होते हो तो ये सब आपके चैलेंजेस होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मतलब मेरे पिताजी और माताजी को अपने बच्चों को पढ़ाने में बड़ा शौक़ था। वो खुद नहीं पढ़ पाए थे, मेरे फादर और मदर दोनों स्कूलिंग नहीं किए थे पूरा। तो मैं वैसे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ। तो उनके जो बच्चे हुए उनको उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की, और उसी का परिणाम रहा कि हम दिल्ली आ पाए। तो कटिहार का जो बचपन बीता वो बड़ा ही, मतलब ऐसे कहें तो अच्छा भी था, सीखने को भी बहुत कुछ मिला। जब आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था थी उस समय की बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं थी। अच्छी इसलिए नहीं थी कि बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती थी सरकारी स्कूल में, और उन जैसे खेल की सुविधा नहीं होती थी, लेबोरेटरीज नहीं होते थे, तो बहुत सारे चीज़ थे जो लाइब्रेरीज नहीं होते थे, लाइब्रेरीज नहीं होती थी। तो ऐसे बिना सुविधाओं के बीच जब आप सिर्फ पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता था। और वही चीज़ आज शायद प्राइवेट सेक्टर एक्साइटमेंट दे रहा है बच्चों को, जिसके कारण बच्चे जो है, आज मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो वो हर दिन स्कूल जाना चाहते हैं। शायद स्कूल उनके लिए इतना अट्रैक्टिव बन चुका है। तो हम लोगों के समय में स्कूल बहुत अट्रैक्टिव नहीं था, अनलेस कि आप पढ़ने में आपकी बड़ी रुचि हो। तो बचपन में सबकी पढ़ाई में बहुत रुचि होती नहीं है, और ख़ास करके जब स्कूल में पढ़ने का बहुत ही मतलब ऐसा माहौल नहीं हो कि आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है स्कूल। तो उसके डिसएडवांटेजेस थे। लेकिन उन तंगियों के बीच में, मतलब पिताजी हमारे एक अपना छोटा मोटा काम करते थे और साथ में कृषक भी थे। तो वो किसी तरीके से उन्होंने हम लोगों को पढ़ाने का काम किया, और फिर हमें दिल्ली भेजा। तो दिल्ली में एक अलग दुनिया थी, क्योंकि आप जब छोटे शहर से बड़े शहर में आते हो तो उसका ट्रांजिशन बड़ा मुश्किल भरा होता है। मतलब आसान नहीं होता है, ट्रांजिशन बहुत ही मुश्किल होता है। ट्रांजिशन इतना मुश्किल था कि मैं यहाँ के माहौल में सेट नहीं कर पाया। तो सेट नहीं कर पाया, उसके कारण बहुत जर्क लगा, पढ़ाई में जर्क लगा, और जर्क लगा। लेकिन उस जर्क के बावजूद भी मैंने अपने अंदर से अपने आप को टूटने नहीं दिया कभी, और हमेशा ऐसा लगता था कि शायद मैं इन जर्क्स को पार कर पाऊँगा, और ये जर्क्स कुछ भी नहीं हैं तो मतलब आए हैं, चले जाएंगे, ऐसी हमेशा फीलिंग होती थी। एक समय ऐसा आया कि मतलब मैं 12वीं में फ़ेल कर गया, और फेल करने के बाद वापस जाना पड़ा कटिहार, क्योंकि फ़ेल करके आप यहाँ पे आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो वापस गया तो मतलब घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। उनको शायद ऐसा लगा कि मतलब मैं बहुत टूट गया हूँ, या फिर मैं बहुत ऐसे सदमे में होऊंगा कि शायद मुझे उनके सहारे की ज़रूरत है। और वो होता भी है जब कोई बच्चा, और 12th में उम्र क्या होती है, एक अच्छा उम्र होता है, पे समझ नहीं होती ज़्यादा। तो उसमें उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जो समाज का रिस्पांस था वो बड़ा कमाल का था। हमारे आसपास के लोग, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली कहें आप, उनके लोग, सब ने अलग अलग तरीके से राय देनी शुरू की। मेरे अपने घर के मतलब क्लोज़ रिलेटिव्स ने हमारे फादर को ये सुझाव दिया कि इसको मैं कलकत्ता ले जाता हूँ, वहाँ पे मैं इसे चौकीदार की नौकरी लगवा दूँगा,
और मैं ये नहीं कहता कि चौकीदार की नौकरी खराब होती है, लेकिन मैं ये सोच के दंग रहता हूँ कि लोग ऐसे कंक्लूड कैसे कर देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हार हो या जीत वो परमानेंट नहीं है। अगर आप किसी सिचुएशन से आप हारे हो तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्राफ जो है वो हमेशा मतलब ऊपर नीचे होता है। ग्राफ ऐसे नहीं होता। लाइफ अगर ऐसा हो तो वो बड़ा ही मतलब बोरिंग है, बहुत ही बोरिंग भी है, एक्साइटिंग नहीं है। तो वो जो मेरा जो ड्रॉप आया ना, वो शायद मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा लेसन था, और उसी ने मुझे बाउंस बैक करने के लिए हिम्मत दिया। लेकिन जो उस समय मैंने समाज को देखा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। किसी ने कहा कि रेलवे में फॉर्म भर लो, रेलवे में वहाँ से बहुत लोग नौकरियों में जाते थे तो गार्ड बन जाओ, किसी ने कहा टीटी बन जाओ, सब इसका फॉर्म भर दो, उसका फॉर्म भर दो। मैं सब जॉब्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि समाज कितना जल्दी कोई मतलब जज कर लेता है आपको, और ये मान लेता है कि आप अब गए, अब आपका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे पिताजी में बहुत हिम्मत थी, वो बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें जितना पढ़ना है अभी और कोशिश करो। और मेरे बड़े भाई ने बहुत मदद की उस समय, और जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि तुम करना क्या चाहते हो। मैं भी उस समय एस्केपिस्ट बन रहा था थोड़ा बहुत। मुझे लगा कि अब कटिहार में ही रह जाता हूँ और अपने पिताजी के बिजनेस को, जो भी छोटा मोटा बिजनेस है, उनको हेल्प करता हूँ। तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि तुमको पता है कि इस बिजनेस में कोई दम नहीं है और इसका फ्यूचर नहीं है, और तुम्हारे पास पूरा जीवन बचा हुआ है कुछ करने के लिए, तो क्यों तुम इसमें कूद रहे हो या जाना चाहते हो। तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि पढ़ो, फिर से कोशिश करो। फादर ने भी कहा, परिवार के जितने सदस्य थे सबने बड़ी हिम्मत दिखाई। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अब साइंस नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि साइंस शायद मेरे लिए नहीं बना हुआ था। फिर मैं बैचलर्स में आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू किया, और मैं कॉलेज में टॉप कर गया। क्या बात है। तो ऐसे ग्राफ था मेरा जहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा था। जब वो ग्राफ ऐसे गया तो इतने कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे मिलने लगे दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मेरा जो मार्क्स था उस समय के हिसाब से मुझे लगता है कि उतना मार्क्स 10-15 बच्चों को ही आया था पूरे यूनिवर्सिटी में। तो समहाउ मैं बहुत पॉपुलर हो गया, लोग मुझसे नोट्स मांगने आने लगे, जूनियर्स जो थे। और तो मैंने सोचा कि यार मतलब पढ़ने से इतना कुछ मिलता है, मुझे पता ही नहीं था, ये तो किसी ने कभी बताया ही नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि मतलब पहली बार मुझे सक्सेस का जो टेस्ट होता है ना वो मिला, और मैंने उस समय संकल्प लिया कि अब मैं कभी रुकूंगा नहीं पढ़ाई में, खूब पढ़ूंगा। और वही कारण था कि मैं मतलब अच्छे मार्क्स से अंडरग्रेड किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में अच्छा रैंक लाया, फिर मास्टर्स भी किया, फिर उसके बाद एमफिल किया, पीएचडी किया, फिर हार्वर्ड तक पढ़ाई करने के लिए। तो अपनी ज़िंदगी को अगर ऐसे देखता हूँ तो लगता है कि एक समय ऐसा था जब लोगों ने मुझ पे विश्वास करना छोड़ दिया था, और मैं यही कारण भी था कि मैंने ये किताब लिखी कि मेरे जैसे लाखों बच्चे हैं भारत में जो 10वीं में 12वीं में अच्छा नहीं कर पाते हैं। और मेरे समय का जो स्कूल का टॉपर था हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय का, जहाँ मैं 10th किया, तो मतलब ठीक है वो कहीं नौकरी कर रहा होगा, कहाँ है नहीं है, लेकिन मैंने जीवन में जितना कुछ एक्सप्लोर किया, एक फेलियर और कम परसेंटेज लाकर भी, तो बड़ा रोचक हो सकता है ना जीवन। तो मैंने अपनी जीवन को जीवनी को इसलिए बताया है कि जो बच्चे हैं छोटे शहरों के, गांव के, वो जो इनिशियल दौर में अच्छा नहीं कर पाते, उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ आपको बहुत सारे मौके देता है, आप उन मौक़ों का इंतज़ार कीजिए और फिर लगे रहिए, चरैवती आप चलते रहिए, और आपके किस्मत में जो कुछ भी है वो आपको जरूर मिलेगा। बट आपको कर्म करते रहना है, आपको मेहनत करते रहना है। तो ये हमने अपने जीवन से सीखा है। कर्म की हमेशा ही प्रधानता रही है। बिल्कुल, कर्म के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। स्पेशली जब आप यू आर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो आप जब छोटे शहर में पैदा होते हो उसके डिसएडवांटेजेस हैं, है ना। और आप ऐसे फैमिली में होते हो जहाँ पे कोई पहले से स्कूल भी पूरा नहीं किया है, तो ऐसे फैमिली में तो आपके चैलेंजेस होते हैं। तो इसलिए, लेकिन आप चाहो तो आप फिगर आउट करते करते लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इसमें आपकी बातों से ऐसा लगा कि
अगर फेल और ऊपर नीचे, तो जैसा आपने कहा ऊपर नीचे तो लाइफ होती है और होगी ही हमेशा, वो कभी ऐसे नहीं हो जी। सकती, कभी ऐसे नहीं हो सकती। जी जी तो उसमें एक चीज़, जब आपको समाज भी ऐसे देखता है कि आप बेहतर कुछ नहीं कर पाएंगे, अब आप, तो आपको सजेशन देना शुरू करता है कि आप ये कर लो, वो कर लो, मतलब अपनी ज़िंदगी चला लो। वो जज कभी करते हैं लोग, जज बहुत करना जल्दी शुरू जज करते हैं कर और लेते हैं। ऐसे जज करते हैं कि आप वो कभी ऊपर देख ही नहीं सकते उस टाइम पे। उस Correct. टाइम पे एक ही चीज़ काम आती है, वो है आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है आपका। आत्मविश्वास। और मुझे अपने अंदर से ऐसा लगता था जब मैं कटिहार वापस लौट के गया कि मैंने अपना बेस्ट दिया ही नहीं है। वो शायद मेरे उम्र की कमी थी, या फिर जहाँ पे मुझे पढ़ने का मौका मिला, यहाँ पे दिल्ली आकर 11th-12th करने का, वहाँ पे वो माहौल नहीं था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं साइंस मुझे पढ़ाया गया, जो शायद मेरा चॉइस नहीं था। तो मैं ये भी कहता हूँ पेरेंट्स से कि बच्चों को आप उनके स्ट्रेंथ समझो, उनका स्ट्रेंथ जिसमें है और जिसमें उनका इंटरेस्ट है वही पढ़ने दो। देखो ये संसार जो है ना, ये पूरा जो यूनिवर्स है वो हर तरह के एक्सपर्ट से चल रहा है। आज अगर हमारे पास कैमरामैन नहीं हो तो हम स्टूडियो में बैठ के शूटिंग थोड़ी कर सकते हैं। हमारे पास साउंड रिकॉर्डिस्ट नहीं हो, एडिटर नहीं हो, तो वो भी उतना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। ये छोटा मोटा काम थोड़ी कर रहे हैं, ये वैसा काम कर रहे हैं कि आज जब ये रिकॉर्डिंग होगी और ये दुनिया में जो भी चाहे इसको एक्सेस करके देख सकता है, तो ये उस लेवल का काम कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट काम है। वेरी ट्रू। तो ये हम कैसे समझें कि उस व्यक्ति में, कोई भी व्यक्ति में उसका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ क्या है। लोग उसका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ नहीं पूछते हैं और उसको धक्का दे देते हैं, उसको कह देते हैं कि साइंस पढ़ो। आप बिहार में जाओ, यूपी में जाओ, बहुत जगह जाओ, आप देखो छोटे शहरों में घर घर में लोग पीसीएम पीसीबी, पीसीएम पीसीबी, कोई एक मैथ्स लेकर इंजीनियर बनना चाह रहा है और कोई बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बनना चाह रहा है। आप ऐसा देखो कि उसमें से 5% 10% सक्सेस रेट है, और उस 5-10% में भी जो पढ़ने जा रहा है उसमें से भी जो सक्सेसफुल करियर जिसका हो रहा है वो बहुत कम है, क्योंकि उसको कभी इंटरेस्ट ही नहीं है इंजीनियरिंग करने का और डॉक्टर बनने का। उसके अंदर वो स्ट्रेंथ भी नहीं है। शायद वो एक अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है, शायद वो अच्छा वो शेफ बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन उसको हमारे यहाँ मौका ही नहीं दे रहे हैं, कोई पूछने को तैयार नहीं है ना। तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज है कि क्या क्या करियर अवेलेबल है। और मुझे तो ये भी लगता है कि बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों में ये देखा हमने कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो मैं नहीं कर पाया मैं अपने बच्चे से करवाऊंगा। हाँ, जबकि वो ये नहीं समझने को तैयार हैं कि मेरा इंटरेस्ट और मेरा स्ट्रेंथ अलग था, मेरे बच्चे का इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ अलग होगा। वो जीन्स है, लेकिन इसका मतलब थोड़े ना कि आप अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। तो जीन्स तो वही आई, तो आप नहीं कर पाए तो वो भी नहीं कर पाएगा, ये चांसेस ज्यादा है। भाई तो चांसेस ज्यादा है, यू आर राइट। ओके, अच्छा, अभी आपने बताया कि जब आप एक छोटे शहर से एक आदमी आता है बाहर बड़े शहर में पढ़ने के लिए, तो ऑब्वियसली नई चीज़ें देखने को मिलता है और बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। वो स्ट्रगल्स क्या क्या थे जो आपने यहाँ पे फेस किए आने के बाद? एक तो कि जो लैंग्वेज एक बैरियर था, मतलब बहुत लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, जानबूझ के भी लोग बात करते हैं आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए। लैंग्वेज एक बैरियर था। फिर कल्चर, मतलब आप बिहार के छोटे जगह से आ रहे हो, वहाँ का कल्चर और दिल्ली का कल्चर, मतलब दोनों में बहुत ये था। मतलब और उस समय अगर मैं सही में कहूँ तो बिहारियों की बड़ी इज्जत भी नहीं थी। हम जब आए थे दिल्ली तो उस समय ओए बिहारी करके लोगों से बात करते थे। जब हम एक गाली की तरह दिखाया जाता था। जब हम किराया मांगने जाते थे मुखर्जी नगर, इंदिरा विहार उस तरफ में, तो वो बिहारी पूछ के कई लोग घर बंद कर देते थे, दरवाजा बंद कर देते थे। और अब वो उल्टा हो गया है। वो हमारे जैसे लोगों ने यहाँ पे इज्जत कमाई है। बिहारियों ने आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर कर, जेएनयू में पढ़ाई कर कर बड़े बड़े पोजीशंस पे पहुँचे, कितने आईएएस बने, आईपीएस बने। तो वो इज्जत कमाया है बिहारियों ने और वो आज चेंज हुआ। और इसके अलावा मुझे लगता है कि आर्थिक तंगी भी नज़र आती है आपको जब आप छोटे जगह से आते हो, कम पैसों के साथ आते हो, तो वो भी मैंने फेस किया। लेकिन आप जो चैलेंजेस हैं उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हो, यही एक जो आपका जो पुरुषार्थ है, जो आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर आपका जो कैरेक्टर है, वो इसी से नज़र आता है। कि आपको सब कुछ दिया गया है, परोसा हुआ है, और उसके बाद आप खाना खा रहे हो। तो हमारे समय में ऐसा था कि हमारे सामने कुछ नहीं था, प्लेटर में कुछ नहीं था,
हमें सब कुछ इकट्ठा करना पड़ता था। हम्म। तो खाना खाने से लेकर मतलब ऐसे ऐसे दिन याद है जब आप ब्रेड और जैम के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता था। आप सस्ते जगह से खाना खाते थे क्योंकि आप ऐसे घर से आते हैं। और आज भी मैं जब जाता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू तो हज़ारों बच्चे नज़र आते हैं और मुझे उन हर बच्चे में अच्छा उज्जवल भविष्य नज़र आता है, क्योंकि अगर उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन बनी रहे और कॉन्फिडेंस रहे तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब चैलेंजेस थे। यहाँ के बाद जेएनयू की पढ़ाई आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला? तो डीयू में मैंने मुझे बड़ा गर्व होता है, बड़ी खुशी होती है कि दिल्ली के या आप यूँ कहें कि इंडिया के दोनों टॉप यूनिवर्सिटीज़ में मुझे पढ़ने का अवसर मिला। और दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस स्कैटर्ड कैंपस था, तो उसके कारण आप कैंपस के बाहर भी रहे। मैं हॉस्टल में भी रहा मास्टर्स में। जेएनयू में क्या है कि एक कैंपस कल्चर था और है। तो कैंपस कल्चर में आपको जो डिस्कशंस होते हैं ना, वो आपको आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में, आपके नॉलेज फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके भी अगेन मतलब एडवांटेजेस हैं और चैलेंजेस भी मैंने देखे। एडवांटेजेस तो ये थे, अच्छी बातें ये थी कि हमको कैंपस से बहुत सीखने को मिलता था। फैकल्टीज़ वहीं कैंपस में रहते थे। आप कभी भी जाओ तो वहाँ पे आपको फैकल्टीज़ घर पे भी वेलकम करते थे और बहुत ही मतलब सेफ माहौल था लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सब के लिए। बहुत ही हारमोनियस तरीके से कैंपस में हम लोग रहते थे। तो वो एक कैंपस कल्चर जो है वो एक्चुअली में जेएनयू में था, डीयू में नहीं था। ऑन द अदर हैंड मैंने देखा कि बहुत सारे एक्टिविस्ट ऐसे थे जो मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब हमारे हॉस्टल में पानी का इशू है, उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाते हैं। ईरान इराक में वॉर हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये मेरे समझ से परे होता था कि मैं समझ नहीं पाता था। तो मुझे ये लगता था कि हमारे देश में इतनी समस्याएं हैं और ये हमने देखा कि खास करके जो कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे वहाँ पे, लड़के और लड़कियाँ, उसमें उन लोगों में हमने ये देखा कि बातें बड़ी बड़ी करते थे और बहुत ही काल्पनिक बातें करते थे और एक्टिविज्म, राइट्स, ये सब की बातें करते थे। लेकिन कैंपस में क्या राइट्स होना चाहिए, एक्टिविज्म होना चाहिए, वो उसके बारे में बात नहीं करते। तो ये चीज़ तो सामने भी आई अब जा करके कि मोटो ही अलग था और उनको पुश करने वाले लोग अलग निकले फिर। तो ये सब कुछ तो फिर जेएनयू आज भी वैसे ही निकला फिर, जैसे आप बता रहे कि आपके टाइम पे भी वो कम्युनिज्म और वहाँ पे था सब कुछ। हाँ, मतलब उस कम्युनिज्म भी था, अलग विचारधारा के भी लोग थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शायद ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उस समय जो कम्युनिज्म बहुत स्ट्रांग था, कम्युनिस्ट पार्टीज का प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग था कैंपस में, और वो सतही बातें नहीं करते थे, मतलब प्रैक्टिकल बातें नहीं करते थे। उनकी बातें, जैसे अब वो कहते थे ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते थे और फोन वो नोकिया का यूज करते थे, है ना। तो ये जो मतलब आप कॉन्ट्राडिक्ट करता था, कॉन्ट्राडिक्शन है ना। आप ग्लोबलाइजेशन को आप एक तरफ आप वो कर रहे हो, अगेंस्ट हो, और बाहर से जो चीजें इंपोर्ट होके आ रही हैं उसको आप यूज कर रहे हो। वो एक फ्रंट पे नहीं, कई फ्रंट्स पे थे। तो ये सब चीजें मैंने देखा कि तो हमें एक तरीके से ये समझने को मिला। उसी समय मैंने सेवा ज्वाइन किया था। तो मैं जब गरीब महिलाओं के साथ काम करने जाता था बाहर जहांगीरपुरी में, तो उस समय हमने देखा कि यार ये लोग मतलब कैंपस में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे देश में इतना काम करने की ज़रूरत है, इतने गरीब लोग हैं, उनके बीच काम करो ना, आओ ना आप कैंपस के बाहर काम करो, कुछ अच्छा करो। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो एक्टिविज़म कर कर के ही अपना सेटिस्फैक्शन, उनको हैप्पीनेस उसमें मिलता था। अब उनकी अलग कहानी थी। मतलब ये सीखने वाली बात जो आपने पूछी, उस पर मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें सीखने और समझने को मिला। पर्सपेक्टिव जो है उससे बिल्ड करना काफ़ी स्ट्रांग रहा। और जब यहाँ से यूएसए गए, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? एजुकेशन सिस्टम में यूएस जाने के पहले इंटरेस्टिंगली मुझे नीदरलैंड्स में एक पढ़ाई करने का मौका मिला, एक पीजी डिप्लोमा कोर्स करने का। वो भी स्कॉलरशिप पे हम गए थे। तो वहाँ पे जब हम गए, 1 महीने के लिए थे वहाँ पे, 1 महीने से ज़्यादा थे। तो
उस दौरान जो हमने उनका सिस्टम देखा, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे क्लासरूम में शिक्षकों के मतलब प्रोफेसर्स के पढ़ाने का तरीका देखें, कैसे वो इंगेज करते हैं स्टूडेंट्स को, वो बड़ा डिफरेंट लगा मुझे, बहुत ही क्या attract डिफरेंस किया। था? डिफरेंस जैसे प्रोफेसर्स जो थे वो बड़े बड़े क्लासरूम में भी मतलब अगर 70-80 लोग भी पढ़ रहे हैं तो सबको इंगेज करते थे, सबके साथ इंगेज होके बात करते थे, क्वेश्चन बच्चे करते थे, जवाब देते थे, और फिर मतलब बहुत ही उनकी जो पढ़ाने की शैली थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, तरीका उनका बड़ा अच्छा था पढ़ाने का, और काफ़ी फ्रेंडली होकर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते थे, अलग अलग फ्रंट पे भी, नॉट ओनली इन क्लासरूम्स बट अलग भी जगह जब भी जा रहे हैं तो मतलब कल्चरल तरीके से भी अगर एक्सचेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है तो बहुत इंटरेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि फैकल्टीज़ जो हैं वो मतलब काफ़ी, एक तो थोड़ा डिफरेंस भी मेंटेन करते हैं, मतलब उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ। और साथ में जो लाइब्रेरीज हमने देखी, जेन्युइन लाइब्रेरी जैसे बहुत बड़ा है, ह्यूमंगस है, बट किताबें ज़्यादा आसान से मुझे वहाँ पे मिल जाती थी छोटे से लाइब्रेरी में, तो वो दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, वो लोग ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं अपने आप। तो वो जो गए वो एपेटाइज़र का काम किया, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे एक बार वापस किसी भी वेस्टर्न कंट्री में पढ़ने के लिए आना है, ये डिटर्मिनेशन लेके हम लौटे वहाँ से, मेरे दिल में बसा रहा वो। और 2003 में मैं नीदरलैंड्स गया था और 2014 में हार्वर्ड पढ़ने के लिए गया 38 साल की उम्र में। तो जब 10 साल का डिफरेंस था, 10-11 साल के बाद, तो वो कहीं ना कहीं से मन में बिठाया हुआ था हमने और उसको पूरा किया, और फिर वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था वो एक्सपीरियंस। और ये सारे एक्सपीरियंसेस में हमें ये लगता है कि हमें और एजुकेशन सिस्टम में और ख़ास करके हमारे फैकल्टीज़ को और प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ वहाँ का हार्वर्ड का, जहाँ पे कि फैकल्टीज़ जैसे 4 बजे क्लास है तो 4 बजे 3:59 में आपके क्लासरूम में होते हैं, और बच्चे आते रहते हैं, वो रुकते नहीं, वो शुरू हो जाते हैं। और हार्डली मतलब एक एकेडमिक ईयर में 2 या 3 क्लासेस कैंसिल हुई होंगी, वो भी इस कारण से कि किसी और सिटी से प्रोफेसर को आना था और हेवी स्नोफॉल के कारण उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो वो नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने कैंसिल किया। लेकिन एट द सेम टाइम वो तुरंत अपना रिस्केड्यूल भी कर दिया क्लास को। तो वो जो लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म है वो यहाँ मिसिंग है। आज भी मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे जो समझ में आता है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जहाँ हमने पढ़ाई की है, वहाँ पे बच्चा क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है घर से निकल के या हॉस्टल से निकल के, और ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि आज का क्लास कैंसिल है। तो ये बड़ी आम बात है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये जो प्रोफेशनलिज्म है ना, ये मुझे लगता है कि ये मेंटेन करना चाहिए, और वो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर जो अलग अलग कल्चर के बच्चे वहाँ पढ़ते थे क्लासरूम में, जैसे हमारे क्लास में 210 बच्चे थे, तो 210 70 कंट्रीज़ के बच्चे थे, बच्चे मतलब स्टूडेंट्स थे। तो अलग अलग कल्चर्स के जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं, तो उसमें से सबसे सीखने को बहुत मिलता है कि भाई एक क्लासरूम में आपके साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और आपको सबके पर्सपेक्टिव समझ में आता है, कोई कैसा क्यों सोचता है ये समझने को मिलता है। राइट। तो ये लाइफ में एशियन लोग जो हैं, वो एशियन लोग एक अलग तरीके से सोचते हैं, अफ्रीकन अलग तरीके से सोचते हैं, जो यूएस में लोग हैं वो अलग तरीके के सोचते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव सीखने की बात होती है वो बहुत बड़ा टेक अवे रहा मेरे लिए। बहुत बढ़िया। वहाँ से आने के बाद आपने अपने करियर को कैसे बदला यहाँ पे? तो हार्वर्ड जाने के लिए मुझे फुल स्कॉलरशिप मिला, एंड मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान का कोई संदेश है मुझे 100% स्कॉलरशिप देने में, क्योंकि इतनी बड़ी रकम, मतलब लगभग $100,000 था वो, तो बहुत बड़ी रकम थी वो, और अदरवाइज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उस पढ़ाई को। तो वो जो स्कॉलरशिप मिला मुझे, तो मैंने थोड़ा चिंतन किया,
अपने स्कूल गया, हरिशंकर नायक गया, वहाँ बच्चों से मिला। और मैं यूएस जाने से पहले सोचा कि सब एक बार कटिहार जाऊँ और जाकर सबसे मिलूँ, सब चीज़ देखूँ, मिल के जाऊँ। तो वो जो वहाँ पे गए तो वो प्रश्न जो मेरे दिमाग में आया कि इसमें भगवान का संदेश क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ आपके साथ बड़ा हो रहा है या फिर मतलब हम सबका जन्म जो है ना किसी न किसी पर्पस के लिए हुआ है। True. अब हम अपने आप को कैसे ढूंढ पाते हैं उस पर्पस को, हम अपने आप से कैसे ढूंढ पाते हैं उस पर्पस को, ये हमारे लिए चैलेंज होता है। तो वो जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वही आपको डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो मेरी अंतरात्मा की जो आवाज़ निकली स्कूल में जाकर हरिशंकर नायक में, वो ये कि मुझे तो इतनी बड़ी रकम भगवान ने दिया स्कॉलरशिप के रूप में। अब मैसेज ये है कि आप वापस आने के बाद इन बच्चों के लिए कुछ करो जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो उसी समय हमने एक निर्णय लिया कि जब मैं लौटूंगा तो फिर ये मैं काम करूंगा ताकि मेरे माध्यम से सरकारी स्कूल के बच्चों को कुछ मदद मिल सके। तो वहाँ से लौटने के बाद मैं बहुत लोगों से मिला और फिर मैंने सोचा कि एक कैंपेन की तरह शुरू करते हैं कि सरकारी स्कूल में किस तरीके से जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि हमें एक चीज़ जो समझ में आया कि सरकार को गाली देना सबसे आसान होता है कि सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो सरकार को आप दोषी ठहरा दो। मुझे ऐसा लगा कि पब्लिक की भी तो कुछ भूमिका होनी चाहिए। जो हमारे बाप दादा हम लोगों ने अपनी पढ़ाई, सबके घर से कोई ना कोई तो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, और आज जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी बिहार का ही बच्चा है, और अगर वो अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ पाएगा तो उस बिहार बदलेगा कैसे, कोई भी राज्य या हमारा देश बदलेगा कैसे। तो हमने सोचा कि रादर देन क्रिटिसाइज़ करने के, हम क्रिएटिव वे से अपने स्कूल सिस्टम को में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये आइडिया निकाला कि ज्ञान दान का, जिसमें कि हमने दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू जैसे जगहों से बच्चों को इंस्पायर किया कि आप लोग थोड़ा कंट्रीब्यूट करो। और उस समय हमने एक बार्टर सिस्टम निकाला। हुआ यूँ कि साथ साथ मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से उनका एक रिसर्च सेंटर यहाँ बन रहा था जिसका नाम अभी लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट है। तो मुझे फाउंडिंग कंट्री डायरेक्टर बनाया गया। हार्वर्ड से लौटने के बाद हमने उसको ज्वाइन किया। तो मुझे लगा कि ये पोजीशन को होल्ड करते हुए मैं शायद कॉलेज के बच्चों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ टू हेल्प किड्स इन द गवर्नमेंट स्कूल। तो मैं इनको हेल्प करूँ और ये उन बच्चों को हेल्प करें। तो हमने एक बार्टर सिस्टम निकाला और वो बार्टर सिस्टम में देखा कि बहुत बच्चे तैयार हो गए और कि वो हमसे हमारे मेंटीज बनने को तैयार हो गए, हमसे मेंटरिंग करवाना चाहते थे कि आगे वो क्या करें जीवन में, आगे कहाँ पढ़ें, क्या पढ़ें। उनकी ऐसी समस्या होती है, सबके जीवन में आता है ये समस्या, जिनके कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो मैंने कहा मैं तुम लोगों को गाइड करेंगे और तुम उन सरकारी स्कूल के बच्चों को जाकर गाइड करो और उनको पढ़ाओ। तो ये सबसे पहले लेडी श्री राम कॉलेज की कुछ लड़कियां आई और वो लोग कटिहार गई हमारे साथ। 2018 जनवरी की बात है। और वो उन लड़कियों ने वापस आकर, उनको इतना अच्छा लगा। और ख़ास बात ये थी कि वो बिहार की कोई नहीं थी उसमें से, कोई केरल की थी, कोई उत्तर प्रदेश की थी, कोई दिल्ली की थी। इन लड़कियों ने आकर अपने दोस्तों को बताया और फिर और बच्चों को लेके गए यहाँ से। सब अपने पैसे से टिकट कटाते जाते थे, मैं थोड़ा बहुत खर्च देख लेता था उनका, क्योंकि मेरे पास भी कोई फंडिंग नहीं थी और हम इसको सस्टेनेबल बनाना चाहते थे। हम ऐसा चाहते थे कि लोग अपने तरफ से ज्ञान दान दें और समहाउ सबके साथ मिलकर हम कुछ कर सकें। तो फिर जब 2019 में बड़ा समर कैंप हमने आयोजन किया और ये सब हम अपने स्कूल में जहाँ पढ़े थे वहाँ और उसके मिडिल स्कूल में करना शुरू किए। तो महीने तक जा के बच्चे रहे वहाँ पर, यहाँ से दिल्ली से, और वहाँ पढ़ाए बच्चों को। फिर हमने 2019 के आखिर में और 20 के शुरुआत में, कोविड के पहले, हमने एक जन शिक्षा यात्रा निकाली और उसके माध्यम से हमने सोचा कि हम हर ज़िले में जाकर और अवेयरनेस लाएंगे कि समाज के लोग
सरकारी स्कूल को मदद करें और सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाएं। अब उसमें सिंपल थियरी है कि बहुत सारे लोग होते हैं शहरों में, गांव में, जो रिटायर्ड होते हैं या मिडिल क्लास लोग होते हैं बहुत सारे। अब आप कटिहार का ही उदाहरण ले लो या किसी शहर का उदाहरण ले लो जहाँ पर बच्चे IIT में पढ़ रहे हैं, IIM में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कहीं कोई नौकरी कर रहा है तो गर्मी छुट्टी में वापस आ रहा है या कभी भी आ रहा है, तो क्यों ना वो अपने आसपास के सरकारी स्कूल में जाकर कुछ वॉलंटरली पढ़ा सकता है, बड़े आराम से कर सकता है। जो लोग रिटायर होके वहाँ रह रहे हैं, रादर देन डिस्कसिंग ऑन पॉलिटिक्स फॉर सेवरल आवर्स, जिसका कोई इनकन्क्लूसिव होता है, आप बच्चों को जाके हेल्प कर दो। शहर का डॉक्टर मान लो अगर सप्ताह में 1 घंटा के लिए अपने बिल्कुल बगल वाले सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों को अगर बायोलॉजी पढ़ा दे, तो उससे अच्छा बायोलॉजी उसका जो भी टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो पूरक कर देंगे, वो कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कमाल का थॉट। अगर ऐसा होता है तो बहुत पुश मिलेगा उनको और बच्चों के सोचने का तरीका वहाँ बदलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो हमने यही सोचा और इसी सोच के साथ हमने शुरू किया और उस समय से चल रहे हैं। धीमी गति से आगे बढ़ रहा है लेकिन स्टडी है। मतलब वो आज अभी तक भी मतलब एवरी डे कुछ वॉलंटियर्स जो हैं कटिहार में और बेगूसराय में भी कर रहे हैं और वो जयपुर तक भी चला गया। बिहार के कई जिलों में हमने कोशिश की है और कोशिश करते रह रहे हैं, लेकिन हर दिन वॉलंटियर्स जो हैं, टीचिंग वॉलंटियर्स, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो इस काम में परेशानियां भी कुछ आई, अभी भी कुछ स्ट्रगल आता है? परेशानी यही आती है कि लोग मतलब जो लोकल लोग हैं, जब हमने ये शुरू किया तो वहाँ के लोगों ने भी बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा थॉट है, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हमने जब उनसे हेल्प मांगी कि आप आओ, ऐसे लोगों को मोटिवेट करके लाओ जो पढ़ा सकते हैं कुछ घंटे, तो वो नहीं आए, वो आगे नहीं आए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा शिफ्ट हुआ है हमारे बचपन से पिछले 15-20 साल में, वो ये कि प्राइवेट स्कूल्स जब से आ गए ना, तो जो मिडिल क्लास है उसको सरकारी स्कूल से कोई मतलब नहीं है। मिडिल क्लास समवॉट बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहा है और उनको लगता है कि हम और हमारे बच्चे अगर अच्छी जगह पढ़ लें वो काफ़ी है। बट मेरा थियोरी इसमें यह है कि आप ऐसे सोचो कि बिहार में जो बच्चे रह रहे हैं या यूपी में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, वो अच्छी पढ़ाई अगर नहीं पढ़ते हैं तो उसका 2 फॉल आउट है। एक कि राज्य का अच्छा विकास नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है आज भी नेशनल एवरेज है 55%, 60%, 55% तो है, अभी के रिपोर्ट में है कि ये सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 55% ह्यूमन रिसोर्स आपका अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहा है तो राज्य का भविष्य कैसा हो सकता है, हमारे राष्ट्र का भविष्य कैसे हो सकता है। हमें 2047 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें विकसित भारत बनाने का सपना देखा है, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स को तो के माइंड को विकसित होना जरूरी है, पढ़ाई में हमें अच्छा करना है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास अगर ये काम करे लोकल लेवल पे, तो उसका एक फ़ायदा ये है कि राज्य को बूस्ट मिलेगा, राज्य के ह्यूमन रिसोर्स को बूस्ट मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके बच्चे कल को जाएंगे तो वो तो अपने आप को इतना अलग लेवल पे पाते हैं कि वहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि मैं क्या बात करूँ। तो एक जो गैप है ना समाज में, वो बढ़ता चला जाएगा कि जिसके पास है वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और जिसके पास नहीं है, आज आप सरकारी स्कूल में जाओ तो आप देखोगे कि लगभग 99.9% फर्स्ट जनरेशन लर्नर जा रहे हैं, जिनके माँ बाप लेबरर्स हैं, जिनके माँ बाप कभी पढ़ाई के बारे में सोचे नहीं। तो उन बच्चों को मदद मिलना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तभी हमारा राज्य और हमारा राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा। तो क्या इस तरह के आपने कहा कि सरकारी स्कूल में जो जनता है वो जाके काम करेगी, इसमें सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिलता है हमें? नहीं, तो राजस्थान में मिला था, उनकी योजना है कि कोई NGO आके काम कर सकता है। बिहार में मतलब ऐसी योजना नहीं है। ऐसी योजना बनने से उसमें मदद ज़्यादा मिल सकता है। आपको है कि स्कूल के प्रिंसिपल से जाके बात करना होता है, फिर आप उनके साथ काम करो। अगर कोई विंडो ऐसा बना दें सरकार की तरफ से, ऐसा विंडो कि लोग आकर यहाँ पर वॉलंटरली पढ़ा सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब 2019 की बात है, मैं किसी माध्यम से 5 कंप्यूटर अपने स्कूल में गिफ्ट करवाना चाह रहा था। उसमें एक प्लेटफॉर्म था जिसमें लाइब्रेरी भी था। हमारे प्रिंसिपल ने रिफ्यूज़ कर दिया, बोला कि हमारे पास जगह नहीं रखने को। अच्छा, हाँ, तो मतलब ऐसा कोई विंडो ही नहीं है कि आप जाके हेल्प कर सकते हो।
तो ये विंडो बनाकर हमने पहले भी कोशिश किया, मैं आगे भी प्रयास करूंगा। और ये कि एलुमनाई एसोसिएशन अगर हर स्कूल में बनाया जाए और एलुमनाई गैदरिंग करवाई जाए, सरकार अगर पहली दूसरी गैदरिंग भी करा दी, 1-2 साल तक करवा दी, उसके बाद एलुमनाई एसोसिएशन खुद से वो गैदरिंग कर सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कूल या कॉलेज होते हैं ना, जहाँ पे से आप पढ़े हुए हैं, उसके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है। हर व्यक्ति का अपने स्कूल या कॉलेज से एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, और वो इमोशनल रिसोर्स हम कैसे यूज़ कर सकें, ये हम लोग नहीं सीख पाए हैं अभी अपने स्टेट में। इसको सीखना है, हर स्कूल को सीखना है। जैसे मैंने देना चाहा तो रिफ्यूज़ कर दिया, जबकि आप IIT में जाओ, IIM में जाओ, करोड़ों करोड़ों रुपये लोग गिफ्ट में दे रहे हैं, ले रहे हैं, लेते हैं। और पूरा मतलब ये हार्वर्ड और जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो गिफ्ट से मतलब मिलियंस में पैसे आते हैं उनके पास। तो आपकी नज़र में बिहार के अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा कर पा रहे हैं लोग, जो जाकर वापस करने का, हाँ, या फिर कुछ और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे सरकार ऐसा कुछ निकाल रही है? जैसे मैंने कहा राजस्थान में है और भी कई राज्य में है, और मुझे लगता है कि ये सब जगह अब हो रहा है। जैसे नेशनल लेवल पे भी एक मेंटरिंग का प्रोग्राम PM के नाम से है, दिल्ली में भी है। तो ये जो वापस देने वाली बात है ना, और वापस, मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, जहाँ पर कि उसी स्कूल में पढ़े हुए बच्चों को जो बाहर अब अच्छा कर रहे हैं, उनको कैसे हम मौका दें कि वो वापस आके स्कूल से रिकनेक्ट करें, और स्कूल और कॉलेज से उसी शहर में रहने वाले को। मतलब हमारा आइडिया ये था कि आप मान लो कि ऐसे कटिहार, बेगूसराय, मधुबनी, अलग अलग आपने, सरकार ने पोर्टल पे अपना बना दिया, स्कूल्स ने अपनी नीड्स रख दी है कि हमें ये नीड है, हमें वो नीड है, और जो बाहर रह रहे हैं अच्छा जो आज के समय में काम कर रहा है, कमाई कर रहा है, तो वो क्यों नहीं चाहेगा अपने स्कूल को मदद करना। ये रिसोर्स को लेकिन हम मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें यूज़ करने की ज़रूरत है, उस लेवल पे हम नहीं पहुंच पाए। अभी आपने कहा कि लोग वापस जाते हैं, एक मुद्दा और बहुत है जो अभी काफ़ी पॉलिटिक्स में डिस्कशन का मुद्दा है, और वो है बिहार से लोगों का बाहर आना, पलायन होना। माइग्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। क्या लगता है, उसको अगर हम रोकना चाहें या और इम्प्रूव करना चाहें कि हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे वापस वहीं पर रह के हमें रोज़गार मिल जाए, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो शब्द है पलायन, वो पलायन शब्द ही गलत है। क्योंकि पलायन का मतलब होता है भाग जाना। तो जो भागने का काम होता था बिहार में, हुआ है बिहार में, लेकिन ये 2005 के पहले हुआ है। ये जो महागठबंधन की सरकार थी, उस समय लोग भागते थे, क्योंकि उस समय किडनैपिंग होता था, उस समय मतलब आप जो गवर्नेंस था वो बहुत वीक था। लेकिन 2005 के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब ये शब्द पलायन जो आज पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ कर रही हैं, अपोजिशन यूज़ कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। पलायन का मतलब ही बड़ा दूसरा होता है। तो पहला भाग तो ये है मेरे उत्तर का। दूसरा भाग ये है कि लोग बाहर जाते हैं, लोग सिर्फ बिहार से बाहर नहीं जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग माइग्रेट करते हैं। और वो माइग्रेशन का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगेन वो पलायन नहीं है, वो ये प्रवासन है। True. कि आप जाकर कुछ समय तक कहीं रहते हो, सीखते हो, पढ़ते हो, काम करते हो, है ना। तो वो पलायन कैसे हो गया? ये तो पूरे वर्ल्ड का फिनोमिना है जो आज लोग इस मुद्दा को उठा रहे हैं। तो एक्चुअली वो मुद्दा है नहीं। अब प्रशांत किशोर कहते हैं कि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रशांत किशोर भी तो राज्य को छोड़ के गए थे कहीं, पढ़ाई किया, नौकरी की, कितने साल बिहार से बाहर रहे, है ना, पूरे भारत के लिए काम किया, आज भी घर उनका वसंत विहार में है। तो वो पलायन कर गए और आज जाकर राजनीति करना चाह रहे हैं बिहार में, तो वो पलायन नहीं हुआ ना। बिल्कुल सही। तेजस्वी यादव पलायन का मुद्दा कह रहे हैं। वो भी आए थे DPSR के पुरम में, पढ़े, क्रिकेट खेले, फिर वापस जब राजनीतिक अवसर मिला उनको कि पिताजी अब रिटायर हो रहे हैं, तो जाकर अब हमें रोटी सेकनी है, तो हम चले गए। तो अब पलायन खत्म हो गया उनका, प्रशांत किशोर का पलायन खत्म हो गया। तो एक्चुअल में पलायन है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। लोग जाते हैं, ये पूरे विश्व से लोग एक दूसरे राज्य में जाते हैं। गुजरात से कितने लोग बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र, आप पूरा साउथ इंडिया देखो ना, आप US चले जाओ, टेक्नोलॉजी में आपको मैक्सिमम लोग जो इंडियन हैं वो साउथ इंडिया से हैं। ट्रू। तो वहाँ तो पलायन का मुद्दा नहीं है।
तो पढ़ा लिखा लोग अगर जाता है तो वो पलायन नहीं है। अगर आप, तो फिर आपका लॉजिक ये आता है कि मजदूर लोग बहुत जाते हैं, मजदूर लोग जाते हैं तो वो पलायन है। आप जाते हो तो पलायन नहीं है। आप अच्छा पढ़ने के लिए जा सकते हो, मजदूर अपने बच्चे को पढ़ाने या कहीं दुनिया देखने कहीं नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है भाई? वो भी ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस है आपका। तो आप इसको पलायन कैसे कह रहे हो? ठीक है, उसमें हम पलायन शब्द ना भी यूज करें, बट ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि चाहे कमाने के लिए हमें बाहर निकलना पड़े, हाँ, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं वहां ठीक से। है। अब हम आपके बात पे आते हैं कि चलिए अब हम मानते हैं कि बहुत सारी संख्या थोड़ी ज्यादा है। कितनी है नहीं है वो भी नहीं बता रहे हैं, कि कोई रिसर्च नहीं है, थोड़ी ज्यादा है। चलिए हम आपकी बात को सब्जेक्टिवली मान लेते हैं, ऑब्जेक्टिवली मैं मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन आज आप ये सोचिए, बिहार में जमीन का रेट नोएडा के बराबर है। बहुत सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है ना? अगर लोग भाग रहे होते, लोग छोड़ के बिहार जा रहे होते, तो बेच के जाते। अब आप मजदूरों पे आइए, ठीक है, मजदूरों पे आइए। मजदूर भी बहुत सीजनल माइग्रेशन करता है। जरूरी नहीं है कि वो 12 महीना के लिए आकर दिल्ली में रह रहा है और काम कर रहा है। जब उसका फसल कटता है वहां पर, तो वो वहां पे काम करता है ना? उसका परिवार वहां रहता है, ठीक है, उसका परिवार वहां रह रहा है, घर वहां पे है, और वो आके काम करता है, वो आकर पैसे कमा के वापस लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि, बट इसमें मुद्दा ये है ना कि अगर यही अपॉर्चुनिटीज को वहां मिले और हाँ, बेहतर अब मैं आता हूं उस मुद्दे पे कि उसको कैसे सुधारा जाए। वो पॉइंट ये है कि सरकार भी इस बात को मान रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और होने की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने की जरूरत है। तो विगत कुछ वर्षों में एक ऐसी योजना आई है जहां पर कि कोई भी अगर स्टार्टअप करना चाहता है, तो सिर्फ आपके पास एक आइडिया है, तो आपको 10 लाख रुपया जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन सरकार देगी। और ये कैसे ले सकते हैं? अप्लाई करके, वहां पर आप पटना में अप्लाई करो, वहां पे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साइट पे जाओ, आप अप्लाई करो सिंपली, और वहाँ ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो इंस्टीट्यूट है, लॉ, ये बिजनेस इंस्टीट्यूट है, वो लोग इसको रेगुलेट करते हैं और हेल्प करते हैं। और उस आइडिया को आप स्टार्टअप में कन्वर्ट करो, और आपका स्टार्टअप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप अपने काम को आगे बढ़ाइए और सरकार बड़े लेवल पे आपको लोन देगी, है ना? एक मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसी तरीके के बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं महिलाओं के लिए। खास करके इस सरकार में महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, जीविका के बारे में आप जानते ही होंगे। आज जीविका से लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं डायरेक्ट रूप से फ़ायदा उठा रही हैं, है ना? और फ़ायदा मतलब ये नहीं कि उनको पैसा मिल रहा है, फ़ायदा मतलब ये कि उनका सशक्तिकरण हुआ है। ओवर द ईयर्स 2006 से जब से जीविका चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ के हर घर तक गांव में पहुंच चुका है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि जिनके प्रवासन की बात आप कर रहे हैं, उनकी महिलाएं वहीं रह रही हैं, है ना? और वो जीविका से धीरे धीरे स्थिति सुधर रहा है। और गांव में जीविका दीदी जो है वो लाइब्रेरी चलाती हैं वहाँ के युवाओं के लिए। तो वो ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब आप ऐसे सोचिए कि मैं आता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, वो उस पर आता हूँ, लेकिन जो राज्य और जो परिस्थिति नीतीश जी को मिला था 2005 में, वो उससे बनाते बनाते पहले आप इंडस्ट्रीज लाओगे। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात कर लो, तो इंडस्ट्रीज अचानक से कहीं नहीं आ सकता है, उसके लिए आपको पूरा इकोसिस्टम बनाना होता है। ट्रू। और इकोसिस्टम में लॉ एंड ऑर्डर आता है। ये इनपुट्स जो हैं, ये ऐसे इनपुट्स हैं जो आप जब तक वहाँ पे नहीं होगा तब तक वो पूरा इकोसिस्टम नहीं बनेगा और वो इंडस्ट्रीज नहीं आएगा। लॉ एंड ऑर्डर है, रोड्स हैं, बिजली है, पानी है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की बिहार में कमी नहीं है। तो आप माइनस ह्यूमन रिसोर्स तो है ही वहाँ पे, इसके अलावा जितनी चीज़ें भी आज आप देखो, तो हम अब एक लेवल पे पहुँच गए हैं जहाँ पर कि अब इकोसिस्टम तैयार है और अब इंडस्ट्रीज भी लगने शुरू हो गए हैं। और अभी जो अनाउंसमेंट्स हुआ है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि आपको कितना ऑफर्स गवर्नमेंट दे रही है कि आपको फ्री में लैंड मिलेगा अगर आप 10,000 जॉब्स क्रिएट करते हो तो, है ना? इतने जॉब्स क्रिएट करते हो तो ये आपको लैंड मिलेगा। हर तरीके का स्कीम गवर्नमेंट जो है वो लेकर आ रही है। तो ये जो अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, इससे
हमें पूर्ण विश्वास है कि जो नई सरकार जैसे ही बनेगी एनडीए की, और अब सारा इकोसिस्टम तैयार है, अब बिहार पूरा तैयार है। आप अब देखो फ्लाइट्स के बारे में सोचो भाई, अगर आप, ये भी तो एक इंडस्ट्रीज बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये दिख रहा है कि रोड बन गया है, हाँ, तो अब इंडस्ट्रीज आएगी ना। अब आप देखिए ना, तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 10 साल में हम 5 साल में सिचुएशन बदल जाएगी। 5 साल तो मैं बहुत लंबा बैंडविथ आपको बता रहा हूँ। 2 साल के अंदर मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो 2 साल के अंदर जो इकोसिस्टम बना है उसमें उसको इंडस्ट्रीज आने से कहीं कोई रोक नहीं सकता है, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी और बिहार में अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी। अभी आइडियाज़ फेस्टिवल हो रहा है बिहार में, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, वो श्रद्धा शर्मा है yourstory.com की, वो पटना की रहने वाली हैं। ये लोग सब साथ में मिलके और आइडियाज़ फेस्टिवल कर रहे हैं कि आपके पास अगर अच्छे आइडियाज़ है तो आइडियाज़ दो, और उसमें अवार्ड दिया जा रहा है, और उन आइडियाज़ पे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट काम करना चाह रही है, कर रही है। आप टूरिज़्म में देखिए ना, जो ये पुनौरा धाम बन रहा है और ये पूरा जो सर्किट बन रहा है ना, ये जो सर्किट बनेगा और जो सीता जी का टेम्पल बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के आप एड्स देखो, दिल्ली के आप मेट्रोज में, मेट्रो स्टेशंस पे एड्स दिए जा रहे हैं। टूरिज़्म पे काफ़ी काम हो रहा है ना। जैन सर्किट बनने की बात हो रही है। जो विश्वविद्यालय है अपना नालंदा यूनिवर्सिटी, उसमें बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं, पढ़ाने के लिए भी आ रहे हैं। गया में तो आते ही हैं लोग, गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की बात हो रही है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, और लोगों में विलिंगनेस भी है। आज अगर मार्जिन पे हम बैठे हुए हैं कि लोग, इंडस्ट्रीज जो है वो इंतजार कर रही है कि एनडीए की सरकार फिर से आए और हम इन्वेस्टमेंट लेके जाएं, वो वेट एंड वॉच पे है कि कहीं गलती से अगर महागठबंधन की सरकार आती है और परिस्थिति अगर पुराने बिहार में इन्वेस्ट कर दिया तब तो वो गए, तो वो इंतजार कर रहे हैं, वो मार्जिन पे बैठे हुए हैं एकदम, सब इंतजार कर रहे हैं। कई जगह इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की मीटिंग्स हुई हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, कई जगह, दिल्ली, मुंबई, सब जगह मीटिंग्स हो रही हैं। पटना में हुआ इन्वेस्टर्स मीट। तो सबको वहाँ लाने के लिए जो भी चीज़ें करना चाहिए सरकार को, सरकार सब कुछ कर रही है। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में बहुत मुद्दा गर्म कर रखा उन्होंने कि वोट चोरी का है। आपके हिसाब से ये सही है, गलत है, क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? जो वोट चोरी का मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन उनसे बार बार कह रही है कि आप बताइए, आप आके एफिडेविट दीजिए, आप बताइए, है ना, और कि किनका छूटा है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी उस डेडलाइन को माना है, जो टाइमलाइन, देखिए इसमें इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट तो पूरा का पूरा हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही है, और फिर जनता है। जनता तक अभी बात नहीं पहुंची है, वो इलेक्शन में पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये रेफर किया है, ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो सही कर रहा है, ये उसका राइट है, और 1-2 चीज़ें ऐड करने के लिए बोली, आधार कार्ड ऐड करने के लिए बोली, बाकी उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस ठीक चल रहा है और आप हमें अपडेट करते रहो, और सुप्रीम कोर्ट ने डेट बढ़ाने से भी मना कर दिया। अब आते हैं हम कि इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई वहाँ पे BLOs हैं और आपके एजेंट्स भी हैं, हर पार्टी ने एजेंट्स नियुक्त कर रखे हैं, और एजेंट्स के माध्यम से आप केसेस लाओ और जो भी क्लेम है आपका क्लेम करो, आप उसको ठीक करवाओ। तो उनको क्या है कि इन लोगों को, महागठबंधन के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के जो बॉडीज़ हैं उन पर विश्वास नहीं है। उनको, ये प्रिविलेज लोग हैं, इनका बैकग्राउंड भी बड़ा प्रिविलेज सा है, तो ये बड़ा प्रिविलेज फील करते हैं। इनको लगता है कि हम जो चीज़ डिफाइन करेंगे वही सही है, इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से इन्होंने ये मुद्दा को छेड़ा हुआ है, क्योंकि विकास इनके लिए मुद्दा है ही नहीं, विकास को ये मुद्दा बना ही नहीं सकते। नीतीश जी ने जितना काम किया है, आज कई राज्य जीविका मॉडल को कॉपी कर रहा है, पूरे देश में कॉपी किया जा रहा है। तो नीतीश जी के मॉडल्स जो इम्पावरिंग मॉडल्स हैं, जो सशक्त करने का, लोगों को सशक्त करने का, जो उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया, EBCs को सशक्त किया, महादलित को सशक्त किया, हर
हर वर्ग के हिसाब से काम हुआ है ना। और वो तो ये सब तो उनके लिए मुद्दा है ही नहीं, तो अब वो मुद्दा उठाएंगे क्या। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इसमें जो छूटने की बात है कि हटाया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन तो कह रही है कि भाई आप आओ और उसको ठीक करवाओ, और हमारी पार्टी भी उसमें काम कर रही है। जहां जहां पे लोगों का छूट रहा है, हमारे जो बीएलएस हैं वो काम करा रहे हैं, तो कांग्रेस के बीएलएस भी वो काम करा सकते हैं। जितने प्रोजेक्ट्स आपने बताए अभी, वो सारे प्रोजेक्ट्स नीतीश जी ने पहले के हैं सारे प्रोजेक्ट्स। अभी बहुत सारी वीडियोस ऐसे सामने आए और बहुत सारी बातें ऐसे आ रही है मार्केट में जहाँ ये कहा जा रहा है कि उनकी दिमागी हालत बहुत अच्छी नहीं चल रही। तो ऐसे कंडीशन में आपके हिसाब से उनके फैसले कौन ले रहे हैं? उनके फैसले कौन ले रहे हैं? नीतीश जी फैसले ले रहे हैं। नीतीश जी बिल्कुल दुरुस्त हैं। आज आप जानते हो कि एआई के ज़माने में आप किसी भी वीडियो को कुछ भी ट्वीक करके दिखा दो, एआई सब कुछ बना रहा है। तो मतलब ये तो आप जितने भी देखो, उन्होंने जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अभी राजगीर गए थे, जो एशियन गेम्स हो रहा है, तो राजगीर उद्घाटन करने गए थे। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, पुनौरा धाम वहाँ पे गए, जहाँ जहाँ भी प्रोजेक्ट्स नए नए बन रहे हैं उसको इंस्पेक्ट करने जाते हैं, देखने जाते हैं, उसमें सजेशंस देने जाते हैं। तो सब जगह जा रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, हर मंत्रिमंडल के बैठक में बैठ रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल फिट है। इस बार के बिहार के चुनाव में, आगामी चुनाव में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जिससे वजह से लगता है कि चुनाव को जीतने और हारने में इम्पोर्टेंट रहेगा, वो मुद्दा कौन सा है? इलेक्शन में मुद्दा यही है कि लोग डरे हुए हैं कि महागठबंधन वापस नहीं आ जाए। हाँ। यही सबसे बड़ा मुद्दा है, और यही मुझे लगता है यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि लोग फिर से वापस से उस लालटेन राज में नहीं जाना चाहते हैं, जिस लालटेन में हम लोगों ने पढ़ाई की है, हमारे जनरेशन और उसके बाद के जनरेशन तक पढ़ाई की है, जो हम जनरेटर इकोनॉमी में रहे हैं, जिस जनरेटर की धुआं आप बाहर मार्केट में निकलते थे और उससे जो मुक्ति मिली है ना, तो लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं। मुझे लगता है विकास ही मुद्दा है, और उस विकास से वापस उनका जो राज्य था ना, वो रिग्रेसिव स्टेट था, वो पीछे ले जाने वाली बात होती थी। जो नीतीश जी का दौर रहा है वो प्रोग्रेसिव स्टेट का रहा है, वो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कौन आगे से पीछे जाना चाहेगा? अगर लोग आगे से पीछे जाना चाहते हैं तो लोगों की चॉइस है, लेकिन जनता, हमें नहीं लगता है कि वापस जाना चाहेगी। ठीक है, सो एक रैपिड फायर राउंड है। हाँ, कुछ सवाल हैं और उसका आंसर जल्दी जल्दी देना है। तो पहला सवाल है, आज की बिहार राजनीति में को एक शब्द में कैसे बताएंगे? आई थिंक एक शब्द में बताना कठिन है, लेकिन ये युवाओं का दौर है, और इसमें मतलब युवा शब्द मैं रखना चाहूँगा, या 2.0 की जो नीतीश जी ने जो तैयारी कर रखी है, और इसका जो ट्रांजिशन होगा बिहार का 2.0 में, जो नीतीश जी के लीडरशिप में होने वाला है, वो युवाओं के भविष्य को बहुत अच्छे से अच्छे डायरेक्शन में ले जाने के लिए वो तैयार है। कोई एक युवा नेता जिसको आप देखते हैं कि ये सही है, प्रभावशाली है, जो अभी वहाँ राजनीति में है? कोई नहीं आ रहा नजर में? ठीक है, कोई भी नेता, अब युवा ना हो तो कोई भी ऐसा नेता जो प्रभावशाली दिखता हो बिहार में भी, उनके अलावा? नहीं, मुझे लगता है कि जो बिहार में अभी अगर प्रभावशाली नेता की बात करें, तो अगले 5 साल के लिए तो नीतीश जी के अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है, और अलग अलग वर्ग के लोग उनको ही लीडर के रूप में मान रहे हैं, तो उनका जो प्रभाव है वो अभी भी है, और ये बना रहेगा अगले इस चुनाव में से लेकर अगले 5 साल तक तो बना ही रहेगा। एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बिहार के लिए इस टाइम पे? आई थिंक एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत सारे जो युवा हैं, एज आई सेड कि ये अगला जो 5 साल है वो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, और युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट, और उसी पे हमारी सरकार काम भी कर रही है। युवाओं के रोज़गार पे काफ़ी काम हो रहा है, और आई थिंक रोज़गार बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई एक नीति जो बिहार को बदल सकता है इस टाइम पे, कोई एक पॉलिसी? ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, ये बिहार को अब बिहार 2.0, एज आई सेड, ये बिहार 2.0 को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है इससे। अच्छा, बिहार में सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कटिहार। युवा नेता या अनुभवी नेता, एक्सपर्ट या यंग जनरेशन? अभी अनुभवी नेता। ऐसा कौन सा भ्रम है, मीथ है बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर के, जिसको तोड़ना ज़रूरी है? आई थिंक
बिहार के राजनीति में एक लोगों का परसेप्शन है और कुछ हद तक मतलब सही भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग जो राजनीति में नहीं आ रहे हैं और वो राजनीति को बुरा समझ के नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस मिथ को तोड़ने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए और खूब जम के आना चाहिए। और इसी कारण से ये एक रीज़न है कि मैं खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन किया हूँ और मुझे लगता है कि बिहार के बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में खुल के आना चाहिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि राजनीति ही बिहार का भविष्य भी तय करेगा और बड़े प्लेटफॉर्म से काम करना चाहिए लोगों को, चाहे वो जिस भी पार्टी में हो, जैसे भी हो, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। 2025 बिहार चुनाव कौन सा मुद्दा नतीजा डिसाइड करेगा? जैसा मैंने कहा कि लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं। तो बिहार अब आगे देख रहा है, बिहार की जनता आगे देख रही है और बिहार की जनता वापस से महागठबंधन वाले लालटेन युग में और जंगल राज में नहीं जाना चाहती। आपका पॉलिटिकल आइडियल कौन है? पॉलिटिकल आइडियल में अगर दो नाम मुझे लेने होंगे तो एक नीतीश कुमार जी और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बहुत ही आदर्श रहे। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आपने कहा युवा लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत है। कोई अगर आना चाहे उसके लिए सही माध्यम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो निर्णय लेना चाहिए कि मैं किस लिए आना चाहता हूँ और वो कॉलिंग बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस भावना से आना चाहिए। सबसे पहले अपनी भावना को ठीक तरीके से उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। उसमें देने वाली भावना आनी चाहिए। राइट। एक मैं बहुत जगह कोट करता हूँ कि और हिंदी में बता रहा हूँ कि जो जॉन एफ कैनेडी थे, वैसे तो यूएस के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मेरे दिमाग में दिल में हमेशा रहता है, क्योंकि मैं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल भी पढ़ने गया तो वहाँ पे हर जगह वो लगा हुआ था कि आप अपने देश से ये नहीं पूछो कि आपका देश आपको क्या दे रहा है, आप अपने देश को क्या दे रहे हो ये अपने आप से पूछो। तो जो देने वाली भावना है उससे आपको मोटिवेट होकर तब आपको आना चाहिए। और जब आप आओगे और आप काम करना शुरू करोगे तो फिर आप अच्छे मन से, अच्छे तरीके से आप दे सकते हो। राजनीति को आप कमाने का जरिया मत सोचो, जरिया मत बनाओ, क्योंकि वो एक गलत राह पे आपको ले जा सकता है। आपको साइड बाय साइड अपना लाइवलीहुड्स और आप अपना पैसा कैसे कमा सकते हो, घर परिवार कैसे चला सकते हो, इसकी व्यवस्था आपको कर लेनी चाहिए। और साथ में अगर वो कर सकते हो तो राजनीति आप बड़े मज़े से कर सकते हो और बहुत ईमानदारी से कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सच है, अभी अगर हम एग्जांपल लें केजरीवाल जी का, तो शुरुआत में भी ये बात करते थे कि मैं फैसिलिटीज़ नहीं लूँगा, कारी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, बट आने के बाद वो बदल जाते हैं। तो अगर सेम आपने जो कहा बहुत सही थॉट है, लेकिन वो आने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद फिर थॉट प्रोसेस बदल जाती है सबकी। वो है, वो कई लोगों ने, मतलब खास करके केजरीवाल जी जब आए थे तो बहुत लोगों की उम्मीद थे, हम लोग भी बहुत उम्मीद कर रहे थे कि वो करप्शन फ्री बहुत सारा काम दिल्ली में करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा निकल गए और उन्होंने वो हर चीज़ को भोगा जिसको उन्होंने गाली दिया और उसी डायरेक्शन पे चले गए। और हमें तो लगता है कि प्रशांत किशोर भी बिल्कुल केजरीवाल जी के कॉपी हैं और वो भी उसी डायरेक्शन में, सारी बातें अगर आप मिलाएं उनसे तो काफ़ी एक जैसा लगता है। तो ऐसे लोग बहुत डीमोटिवेटिंग हो सकते हैं युवाओं के लिए और करने के लिए। तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छे उदाहरण नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर सेक्टर में, हर जगह पे कुछ ना कुछ गलत उदाहरण होते हैं, कुछ अच्छे उदाहरण भी होते हैं। कई लोग आए हैं, आप नीतीश जी को ही लीजिए, ये भी राजनीति में आए तो इन्होंने इनकी ईमानदारी के बारे में मुझे क्या बताना है, लोग जानते हैं। और नॉट ओनली ईमानदारी बट कितने साधारण तरीके से रहते हैं। बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स रहे हैं, खास करके समाजवादी लीडर्स हमारे बहुत बड़े बड़े हुए हैं जिन्होंने लीड बाय एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं, बहुत ही मतलब सरल तरीके से रहना, सहज तरीके से रहना और उच्च विचार, और उन्होंने ऐसा काम किया है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इस तरीके का जीवन जिए हैं। तो हमें लगता है कि अच्छे लोगों से जो इंस्पिरेशन लेना चाहिए, रादर देन ये जो आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया उनसे हमें इंस्पायर नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, वापस से आते हैं आपकी ज़िंदगी पे। आपको क्या आपके हिसाब से आपका जो अभी तक का अचीवमेंट है वो बेस्ट अचीवमेंट कौन सा है? मुझे लगता है कि अभी बेस्ट आना बचा हुआ है। बचा मुझे तो यही भूख लगी रहती Yet है to कि, और यही ड्राइव भी करता है कि मैं जिस दिन शायद कुछ मतलब दूसरों के लिए बड़ा कर पाऊंगा, अपने लिए बड़ा किया उसको मैं अचीवमेंट नहीं मानता। मैंने फोटोग्राफी की थी, बचपन का शौक था। फर्स्ट एग्जीबिशन मेरा आपने वो एग्जीबिशन हाउस ऑफ कॉमन्स में लगा था हाँ। लंदन में। फिर इंडिया में कई जगह एग्जीबिशंस लगे। आनंद महिंद्रा जी आए थे उद्घाटन के लिए बॉम्बे में। तो बहुत मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हार्वर्ड फुल स्कॉलरशिप पे गए, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ज़्यादा खुशी तब मिलेगी जब मैं औरों के लिए कोई बड़ा काम कर सकूंगा। मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। औरों के लिए भी किया है, लेकिन अभी छोटे छोटे कर पाए हैं, मतलब उसी को बड़े लेवल पे अभी करना है, तो उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, बिहार के युवाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए आपका संदेश क्या होगा, आपके मैसेजेस क्या होंगे अगर वो कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि खूब पढ़ाई करें, और पढ़ाई ही आपको एक जनरेशन में आपको बदल सकता है। अगर इंट्रा जनरेशन, एक जनरेशन में ही आपको अगर चेंज लाना है, तो पढ़ाई ही एक सिंगल बुलेट है जिसको चला के आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा, अपने जीवन के भटकाव को बंद करें। ये जो रील्स और ये सब चल रही हैं, और मोबाइल पे समय मोबाइल पे बर्बाद ना करें, नष्ट ना करें। क्योंकि जो फोकस है आपका, आप फोकस से ही सब कुछ कर सकते हो। बिना फोकस के आप जब डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, तो आपकी एनर्जी क्षय हो जाती है। मैं शुभम कुमार से बात कर रहा था, जो IAS टॉपर था कटिहार का ही। तो उसने बताया कि जब मैंने ये डिसाइड कर लिया, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं मैंने देखा है, कि जब मैंने तय कर लिया कि मुझे UPSC देना है, तो मैंने फ़ोन से सब कुछ हटा दिया और सिर्फ अपने माँ बाप से बात करता था, घर में बात करता था, और कहीं नहीं बात करता था। तो ये मोबाइल से अपने आप को डिस्ट्रैक्शन हटाए। तीसरा, जो बिहार में जो ये जो भोजपुरी और ये सब जो बहुत अश्लील चीज़ें होती हैं, उनसे अपने आप को दूर रखें। बिहार का कल्चर बहुत रिच रहा है, और पुराने कल्चर, जो इतिहास रहा है हमारा, उसको फिर से आप यूज़ करें, देखें। बहुत सारे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं मैथिली में, भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं। उन कंटेंट को देखें, उनसे सीखें। भिखारी ठाकुर से सीखें, ना कि आज के फूहड़ सिंगर से सीखें। तो आप कैसा सीखते हो, कैसा पढ़ते हो, आपका कैरेक्टर उसी से बनता है। और जब कैरेक्टर, इंडिविजुअल्स का कैरेक्टर अच्छा बनेगा, अच्छा पढ़ लिख के, तभी वो अच्छा कर सकता है, अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, अपना पूरा जनरेशन चेंज कर सकता है। तो एक जनरेशन में अगर बदलना है तो पढ़ो 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 और बढ़ो, और कोई उपाय नहीं है। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपके साथ जो आज का डिस्कशन रहा, बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करेगा पॉलिटिक्स में आकर चीज़ों को सुधारने के लिए। और आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर। और आप सभी का धन्यवाद ये पॉडकास्ट देखने के लिए, और आगे भी आप सुमित के अलग पॉडकास्ट देखते रहें। धन्यवाद।